हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 7 अक्टूबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 7 अक्टूबर 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। वीडियो अगर पसंद आएगी तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पीडीएफ आपको एमजेटी ऐप पर मिल जाएगी। चलिए हम लोग क्विकली रिविजन कर लेते हैं कल के करंट अफेयर को। तो विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया अभी 5 अक्टूबर को, और रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला है कार्लियन आर बार्टोजी, मॉर्टन मेंडल और के बेरी शार्पलेस को। वहीं केरल राज्य के पुल्लमपारा ग्राम पंचायत दोस्तों, इसको देश का पूर्णतः डिजिटल साक्षरता वाला पहला ग्राम पंचायत के रूप में टैग किया गया है। और ईरानी कप जीत लिया है रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम ने। वहीं भारतीय मूल के डॉक्टर विवेक लाल को दोस्तों अमेरिका के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और अभी युवा 2.0 योजना लॉन्च करी गई है लेखकों के लिए। द्रौपदी मुर्मू जी जो कि राष्ट्रपति हैं, इन्होंने महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट लॉन्च किया गुजरात में। यूकिंग टैंग जो है दोस्तों, इन्होंने शस्त्र रामानुजन पुरस्कार जीत लिया है 2022 का। और इसरो के वैज्ञानिक अनिल कुमार को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष महासंघ का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री महासंघ का। अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार जीत लिया है एंजेला मर्केल ने, जो कि जर्मनी की पूर्व चांसलर रह चुकी हैं। क्लियर। तो ये तो टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन। अब हम लोग आज का करंट अफेयर देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, साहित्य का नोबेल किसे मिला? तो साहित्य का नोबेल मिला है एनी अर्नेक्स को। किसे? एनी अर्नेक्स को मिला है साहित्य के नोबेल का पुरस्कार। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये फ्रेंच लिटरेचर राइटर हैं और इनको साहित्य के लिए, लिटरेचर के लिए मिला है ये पुरस्कार। ठीक है। अब देखो 4 क्षेत्रों में हो चुका है नोबेल पुरस्कार, जैसे कि मेडिसिन का दिया जा चुका है, मतलब घोषित किया जा चुका है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और अब लिटरेचर का। बचा क्या क्या है? शांति का बचा है और इकोनॉमी का बचा हुआ है, वो भी आज और कल में अनाउंस हो जाएगा। क्लियर है। तो फिलहाल 2008 में इनकी पब्लिश हुई बुक जो थी द ईयर्स, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर थी। वैसे अभी तक तो इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिख दी है। एनी अर्नाक्स ने फ्रांसीसी राइटर हैं और इनको साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। क्लियर। 2021 में अगर बात करें यही पुरस्कार किसको मिला था, तो अब्दुल रज्जाक गुरनाह को दिया गया था। आगे, दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश कौन है? तो दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश बन गया है दोस्तों भारत। सबसे ज़्यादा उत्पादन के रूप में और सबसे ज़्यादा उपभोक्ता यानी कंज्यूमर के रूप में भी ये उभरा है। ठीक है। यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया इज़ नाउ द वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ शुगर। सबसे ज़्यादा बड़ा ये प्रोड्यूसर भी बन गया है और कंज्यूमर के मामले में भी सबसे बड़ा बन गया है। और इसके अलावा सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी बन गया है। तो ये 3 डाटा आपको याद रखना है, यानी कि सबसे बड़ा एक तो प्रोड्यूसर यानी उत्पादक, और सबसे बड़ा उपभोक्ता के रूप में भी, और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। क्लियर है ना। तो यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इसने 2021-22 में अक्टूबर सितंबर महीने में दोस्तों 5,000 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा गन्ने का रिकॉर्ड उत्पादन किया, जिसमें 109 लाख मीट्रिक टन से अधिक चीनी का निर्यात किया गया, और जिससे भारतीय फॉरेक्स रिजर्व में 40,000 करोड़ रुपए जो है विदेशी मुद्रा, फॉरेन करेंसी इकट्ठा हुई। तो दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक देश के रूप में अब आ गया है भारत। उपभोक्ता के मामले में भी आ गया है। ओके। अच्छा, टेक्स्ट बुक का फ्लैश सेल ऑफर दोबारा से स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। 24 घंटे के लिए ये चालू हुआ है, और इसका टेक्स्ट बुक का पास जो है वो 360 में आप प्राप्त कर सकते हो। 360 में आपको मिलेगा। इसके अलावा आप 10% का और डिस्काउंट पा सकते हैं, यानी 36 का और डिस्काउंट पा सकते हो एमजेटी कूपन कोड यूज़ करके। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जा करके इसका यूज कीजिएगा। 600 प्लस एग्ज़ाम का आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं, यानी किसी भी अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसका मॉक टेस्ट यहाँ पर पा जाएंगे। आप लोग पूछते हो कि कूपन कोड क्या है, एमजेटी कूपन कोड यूज़ कीजिएगा। आपको जब भी लेना हो एमजेटी कूपन कोड यूज़ करेंगे तब आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाया करेगा। ठीक है। यानी जो भी ऑफ़र रहेगा उसके ऊपर से 10% का डिस्काउंट। तो अभी बहुत ही अच्छा मौका है। अगर आप अभी तक पुराने मौके मिस कर दिए हैं तब भी आप 360 में भी अभी भी पा सकते हो। एमजेटी कोड यूज कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से टेक्स्ट बुक पास को परचेज कीजिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने जम्मू कश्मीर में पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देने की घोषणा करी है? तो दोस्तों अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह जी ने जम्मू कश्मीर में पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देने की घोषणा करी हुई है।
ये बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि बहुत दिनों से डिमांड चल रही थी वहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में पहाड़ियों को एसटी का कोटा मिलेगा, ये अमित शाह जी ने अनाउंस किया है। अभी वहाँ पर गए हुए थे एक रैली में राजौरी में, और वहाँ पर इन्होंने अनाउंस किया कि पहाड़ी, गुर्जर और बकरवाल इनको जल्द ही आरक्षण देना शुरू किया जाएगा। ये जो हैं ये बारामूला, अनंतनाग और पीरपांजल, इन सब क्षेत्रों में रहने वाले ये पिछड़े गुर्जर और बकरवाल हैं। तो इनको अनुसूचित जनजाति का यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिलेगा। क्लियर है? तो जिसके तहत आरक्षण मिलेगा इनको। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर योजना की घोषणा करी? तो आत्मनिर्भर योजना की घोषणा करी है अभी हाल ही में गुजरात सरकार ने। गुजरात सरकार ने आत्मनिर्भर गुजरात योजना शुरू की है एक्चुअली में। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, गुजरात सीएम लॉन्चेस स्कीम फॉर असिस्टेंट टू इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो गुजरात सरकार ने ये लॉन्च किया हुआ है आत्मनिर्भर गुजरात स्कीम 2022, और इसके तहत आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, वहाँ के उद्योगों को की हेल्प करना, उद्योगों को और ज़्यादा विकसित करना, ठीक है, वहाँ पर थ्रस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब बनना, ये सभी इनका कुछ प्रमुख उद्देश्य रहा है। इसके तहत इन्होंने बताया है कि लगभग 12.5 लाख करोड़ रुपए ये खर्च करेंगे इसके तहत, ठीक है, जिससे आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिले गुजरात में। तो 5 अक्टूबर को गांधीनगर में ये लॉन्च किया गया है। अगला, हाल ही में महानिदेशक आयुध के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में संजीव किशोर जी बन गए हैं आयुध के महानिदेशक, ठीक है। जो ऑर्डिनेंस होता है उसके महानिदेशक इनको नियुक्त किया गया है। ये आपको दिख रहे हैं इमेज में, संजीव कुमार जी हैं, संजीव किशोर जी हैं। तो आयुध के महानिदेशक होंगे। भारतीय आयुध निर्माण सेवा 1985 बैच के अधिकारी भी हैं। इससे पहले इस पद पर MK गर्ग जी थे, उनकी जगह पर अब ये आ गए हैं। और इससे भी पहले ये कोलकाता के आयुध निदेशालय में अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में काम कर रहे थे। अच्छा, आयुध की बात आई हुई है, आयुध यानी ऑर्डिनेंस, ठीक है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की बात आई हुई है। और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से मुझे याद आ रहा है अभी AK-203 जो असाल्ट राइफल है ना, इसको रसिया के सहयोग से बनाया जा रहा है ना, रसिया के सहयोग से इंडिया बना रहा है और इंडिया में ये मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। इंडिया में कहाँ पर? तो इंडिया में दोस्तों अमेठी में है, अमेठी उत्तर प्रदेश में है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, वहाँ पर ये बनाया जा रहा है। और अभी आपको याद होगा एफ इंसास सिस्टम दिया था ना, किसने? गृह मंत्री ने नहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इंडियन आर्मी को दिया था। एफ इंसास और निपुण माइंस, ये दोनों सौंपा था, जिससे हमारी जो आर्मी है वो बहुत ज़्यादा हाईटेक हो गई थी। तो उसी एफ इंसास सिस्टम में एक चीज़ ये भी था, AK-203 राइफल, ठीक है, असाल्ट राइफल। रसिया के सहयोग से हम लोग बना रहे हैं, कुछ 70,000 के आसपास रसिया से हम लोग लिए थे और बाकी का यहीं पर बना रहे हैं। अगला, भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस अभिनेता को अपना नेशनल आइकॉन चुना? तो दोस्तों भारतीय निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पंकज त्रिपाठी को अपना नेशनल आइकॉन चुना है। और इनको चुनने का मेन मकसद यही है कि जिससे ये चुनाव के बारे में अवेयरनेस फैला सके, इनसे प्रमोशन करवा सके, प्रचार करवा सके, ठीक है, लोगों को जागरूक कर सके, जिससे वो लोग भी अवेयर हो सके कि वोट देना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक्चुअली में इसके लिए ये लोग एक प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं 15 मिनट तक के लिए, जो ब्रॉडकास्ट किया जाएगा प्रत्येक शुक्रवार को, ठीक है, कहाँ पर? आकाशवाणी चैनलों पर, ठीक है। तो ये जो है मतदाता जंक्शन नाम से ये प्रोग्राम लॉन्च करेंगे ऑल इंडिया रेडियो पर। तो इसके लिए इनको चुना गया है, इनकी आवाज़ में लोग सुनेंगे भी। 15 मिनट का डेली नहीं, प्रत्येक शुक्रवार को ये आएगा, 52 एपिसोड वाला ये होगा। तो 23 भाषाओं में रहेगा, 230 आकाशवाणी चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। तो इसी के लिए इनको किया गया है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। राजीव कुमार जी, दोस्तों राजीव कुमार जी जो हैं ये वर्तमान में हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। और अनूप चंद्र पांडे जी जो हैं ये क्या हैं? ये हैं चुनाव आयुक्त। अच्छा, एक चीज़ और, राजीव कुमार जी वर्तमान ये मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अगर आपसे पूछा जाए भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो आप बताएंगे सुकुमार सेन। ये पूछ लिया जाता है कभी कभी, ठीक है, एग्जाम में। तो सुकुमार सेन जो थे ये फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, ठीक है, CEC थे। चलिए, 324 में ये इसके बारे में बताया गया है। हाल ही में किस वैज्ञानिक को 2022 का देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल दिया गया? तो अभी हाल ही में रॉक्सी मैथ्यू कोल को दिया गया है दोस्तों ये पुरस्कार
IITM साइंटिस्ट हैं रॉक्सी मैथ्यू कोल, और ये देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल से सम्मानित किए गए हैं। क्लियर है, यहाँ पर आपको इमेज में भी ये दिख रहे हैं। तो पुणे स्थित भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान है IITM, तो उसी के साइंटिस्ट हैं रॉक्सी मैथ्यू कोल। इनको अमेरिकी भूभौतिकीय संघ का 2022 का देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल दिया गया है। देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल की अगर बात करें तो दोस्तों ये बहुत ही फेमस भूभौतिकविद ये प्रोफेसर थे, साइंटिस्ट थे। इन्हीं के सम्मान में शुरू किया गया है, जो पृथ्वी और अंतरिक्ष विज्ञान के विविध क्षेत्रों में काम करने वाले साइंटिस्ट को दिया जाता है। तो इनको भी ऐसे ही पृथ्वी और अंतरिक्ष विज्ञान में इनके योगदान के लिए, इनकी रिसर्च के लिए दिया गया है। किसको? रॉक्सी कोल को। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में यूनेस्को ने कितने विशिष्ट भारतीय शिल्पों की लिस्ट जारी करी है? तो यूनेस्को ने दोस्तों अभी हाल ही में 50 भारतीय वस्त्र शिल्पों की लिस्ट जारी करी है। इन्होंने कहा है कि ये भारतीय विशिष्ट वस्त्र शिल्प हैं। ठीक है, यूनिक इंडियन टेक्सटाइल हैं, क्राफ्ट हैं। तो यहाँ पर आप देख पाओगे द हिंदू का आर्टिकल है। अच्छा, कल मैंने जो आपसे पोल कराया था, एक टाइप से पूछा था, सजेशन मांगा था कि इमेज रखना चाहिए कि न्यूज़ आर्टिकल रखना चाहिए, तो बहुत सारे लोगों ने बताया कि न्यूज़ आर्टिकल ज़्यादा बेटर है। तो मैंने भी कहा चलो ठीक है, जैसा आप चाहोगे वैसे ही दिया जाएगा। द हिंदू का यहाँ पर आपके सामने आर्टिकल भी है, वैसे आर्टिकल ज़्यादा सही भी रहता है। ठीक है ना, उससे आप लोगों ने जो भी सजेशन दिए, बहुत अच्छा लोगों ने पॉइंट भी दिया कि कभी कभी टाइपिंग से, टाइपिस्ट से मिस्टेक हो जाती है स्पेलिंग में, तो वो स्पेलिंग यहाँ पर आप करेक्ट कर पाते हो। ठीक है, और भी कभी कभी चीज़ों की अगर विश्वसनीयता नहीं रहती है किसी क्वेश्चन में लोगों को, तो फिर जब न्यूज़ आर्टिकल देखते हैं तो विश्वास बढ़ जाता है कि हाँ चलो ये बात ठीक है, ये क्वेश्चन सही है। ठीक है ना, और वैसे में इमेज वाले में क्या रहता है कि भरोसा नहीं रहता है कि क्वेश्चन सही आ रहा है, गलत आ रहा है, क्या चीज़ें। और मैंने भी रियलाइज़ किया कि जब से मैं आर्टिकल के समेत ये पढ़ाने लगा हूँ, तब से क्वेश्चन में कोई गलती तो नहीं ही हुई है, कि मतलब कि जैसे कोई मिस इन्फॉर्मेशन नहीं गई है। ठीक है, और वैसे पहले भी नहीं जाता था, लेकिन कभी कभी रेयर केस में कभी कभी कुछ चीज़ें समझने में थोड़ा सा इधर उधर हो जाता था। लेकिन जब से ये न्यूज़ आर्टिकल लेना शुरू किया है मैंने, तब से ये भी दिक्कत नहीं आई है। ठीक है, तो इससे थोड़ा कहीं ना कहीं फ़ायदा तो होता ही है। फिलहाल यूनेस्को की बात करेंगे, इसने 50 विशिष्ट भारतीय विरासत वस्तु शिल्पों की सूची जारी करी हुई है, और इसने तमिलनाडु के सटोड़ा, कढ़ाई, सुंगड़ी, और हैदराबाद की हिमरू बुनाई, ठीक है ना, भारत की कढ़ाई, जो भी चीज़ें हैं, उड़ीसा के संबलपुर के बंधन और रंजनी शैली, तो ये सभी प्रकार के जो है बहुत ही जो भारतीय जो वस्त्रों को लेकर के जो शिल्प की जाती है, जो क्राफ्ट की जाती है, उसको ऐसे 50 को सेलेक्ट करके यूनेस्को ने टैग किया हुआ है। ठीक है, इसकी लिस्ट जारी करी हुई है। यूनेस्को वैसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को भी जारी करने के लिए जाना जाता है। भारत में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं 40। ठीक है ना, और जिसमें से 39वां और 40वां रामप्पा मंदिर तेलंगाना और धौलावीरा का बना था। ठीक है, और पहला अगर पूछें पहली बार कौन बना था, तो 1984 में दोस्तों 1983 में 4 को एक साथ दिया गया था। ताजमहल को, आगरा का किला को, और एलोरा गुफा और अजंता गुफा, इन चारों को एक साथ 1983 में दिया गया था। ठीक है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं 40, और भारत में रामसर साइट की संख्या हो चुकी है 75। ठीक है, आज़ादी के 75वें अवसर पर हम लोग 75 पार कर दिए हैं। इसके अलावा हमारे पास रामसर साइट इतना हो गया, नेशनल पार्क हो गए हैं 106, टाइगर रिजर्व हैं 53। ठीक है, और क्या याद करना चाहिए आपको? ठीक है, बस इतना बहुत है, मतलब टाइगर रिजर्व 53 है, 106 नेशनल पार्क, 75 रामसर साइट, 40 जो हैं वो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। चलो, तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। 1945 में स्थापना हुई थी, पेरिस में हेडक्वार्टर है। आंद्रे अजोले इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगला, हाल ही में किस बैंक ने इंश्योर इंडिया अभियान शुरू किया? एक्चुअली में ये बैंक कहना सही नहीं होगा, इंश्योरेंस कंपनी ने कहा है तो ज़्यादा सही होगा। तो इंश्योर इंडिया नाम का कैंपेन शुरू किया है HDFC लाइफ ने। HDFC बैंक की ही एक प्रकार से कहें संस्था है HDFC लाइफ। ठीक है, तो इसने शुरू किया है। यहाँ पर आप देख पाओगे इमेज में HDFC लाइफ है, तो इसी ने इसे जो है लॉन्च किया है, इंश्योर इंडिया अभियान। तो इंश्योर इंडिया अभियान जो है, इसके तहत क्या होगा, कंपनी जो है वो अपने कस्टमर्स को, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, कस्टमर्स हैं, उन सब को अलग प्रकार से एक नए अभियान के तहत जोड़ेगी, लाइफ इंश्योरेंस बेचेगी, एक प्रकार से बीमा ही बेचेगी। ठीक है, HDFC लाइफ के CEO हैं विभा पडलकर, इनका नाम आप याद रखेंगे।
और आपको पता होगा HDFC बैंक ने लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल भी अभी शुरू की थी। हाल ही में भारतीय पर्यटन सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार सबसे पहले स्थान पर कौन रहा है? तो भारतीय पर्यटन सांख्यिकी रिपोर्ट अभी जारी की गई है, जिसमें ये बताया गया है कि भारत में पर्यटन की दृष्टि से कहाँ पर लोग विजिट करते हैं ज़्यादा। ठीक है, विजिटर्स को ध्यान में रख करके लिस्ट जारी करी गई है। और इसके रिगार्डिंग मैं एक क्वेश्चन बता भी चुका हूँ आपको कि ताजमहल जो है वो घरेलू पर्यटकों के लिस्ट में, घरेलू पर्यटकों में ताजमहल शीर्ष पर है। ठीक है ना, ताजमहल। लेकिन अगर बात करें विदेशी पर्यटकों की तो उसमें कौन है पहले पर? विदेशी पर्यटकों में दोस्तों तमिलनाडु राज्य शीर्ष पर रहा है। और वहाँ पर तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा लोग गए हैं मामल्लापुरम में। मामल्लापुरम कहाँ पर? तमिलनाडु में। ठीक है, ताजमहल यूपी में है, आगरा में है, पता ही आपको। तो यहाँ पर आप देख पाओगे द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, तमिलनाडुज मामल्लापुरम बीट ताजमहल इन नंबर ऑफ फॉरेन विजिटर। फॉरेन विजिटर्स की संख्या के मामले में ताजमहल को इसने पीछे छोड़ दिया है, तमिलनाडु के मामल्लापुरम ने। देखो अब जो है विदेशी पर्यटक ना है वो आ रहे हैं इंडिया में, इंडिया के कल्चर को लेकर के ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, उनके बारे में वो थोड़ा सा ज़्यादा जानकारियाँ पा रहे हैं और घूमने जा रहे हैं। यही कारण है कि वो ताजमहल को उतना न प्रेफर करके वो भारत के मंदिर जो हैं, जो तमिलनाडु दक्षिण भारत के जो प्राचीन मंदिर हैं उनको ज़्यादा विजिट कर रहे हैं। और वहीं घरेलू पर्यटकों की बात करें तो घरेलू पर्यटक जो हैं अभी भी ताजमहल को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं विजिट करना। क्लियर है ना? तो ये चीज़ें अभी रिपोर्ट जारी हुई हैं और इस रिपोर्ट के बाद ये चीज़ खुलासा हुआ है। ठीक है, ये है मंदिर वो। तो बहुत सारे प्राचीन मंदिर हैं, एक दो मंदिर नहीं, तमिलनाडु ले लो, केरल ले लो, वहाँ पर बहुत सारे प्राचीनतम मंदिर हैं और वो सभी जो है ये तो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी घोषित किया जा चुका है। तो यहाँ पर ये रिपोर्ट बताया गया कि ताजमहल को विजिट करने 38,922 विदेशी पर्यटक आए थे, जबकि इसको विजिट करने 1,44,984 विदेशी पर्यटक आए थे। ठीक है, शीर्ष 10 स्मारकों में से 6 जो है ये तमिलनाडु के हैं जो लिस्ट में जारी हुई हैं। क्लियर है? तो अब तमिलनाडु आया है, तमिलनाडु को भी देख लेते हैं। इंडिया के मैप में है कहाँ पर तमिलनाडु? यहाँ पर है तमिलनाडु। अच्छा, ये वाला ना मैप कल मैंने नोटिस किया कि ये मैप थोड़ा सा पुराना वाला पे मिल गया है। ठीक है, ये 2014 के पहले का मैप है। ठीक है, जो यहाँ पर यूज किया गया, इसमें देखो यहाँ पर तेलंगाना है ही नहीं। कल मैंने ये चीज़ ध्यान दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये मैप मैं चेंज करवा दूंगा बहुत ही जल्द ही। तो फिलहाल तमिलनाडु आप देख पाओगे यहाँ पर है, सबसे दक्षिण में है। यहाँ के CM है MK स्टालिन जी। MK स्टालिन से आपको याद रखना है ओंगलिल ओरुवन। क्या याद रखना है? ओंगलिल ओरुवन। ठीक है, कहीं पर उंगलिल ओरुवन लिखा जाता है, कहीं पर ओंगलिल ओरुवन है। ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। क्या है? ऑटोबायोग्राफी है। अभी रिसेंटली इन्होंने लॉन्च किया था, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि किसी CM की ऑटोबायोग्राफी है भाई, तो इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। RN रवि यहाँ के करंट टाइम पर गवर्नर हैं। नेशनल पार्क और झीलों की वगैरह की बात करें अगर, तो झीलों में पुलिकट झील, कलीवाली, सिंगलानुर झीलें हैं। नेशनल पार्क में गुइंडी नेशनल पार्क है। ठीक है, मुदुमलाई भी यहीं पर पड़ता है। और पलक्कड़ दर्रा लोक नृत्य में भरतनाट्यम, करगट्टम, ओलियट्टम है। ठीक है, जिलों की संख्या 38, विधानसभा 234, लोकसभा 39, राज्यसभा 18 है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरला से अपना बॉर्डर शेयर करता है। क्लियर है? बिल्कुल। तो ये तो थे दोस्तों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे आप लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कल का जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछा था, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब मनाया जाता है? 4 से 10 अक्टूबर के बीच में। नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को दिया जाता है। दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में बहुत सारे लोगों ने डिटेल में आंसर किया था और जो लोग सबसे पहले आंसर किए थे ऐसे टॉप 10 लोगों में हैं रविशंकर, ओम तिवारी, सुरेंद्र कुमार, सरिता गोंड, तनु जयपाल, अब्दुल फैज़, दिव्या एंजल, अन्नू सिंह, उषा साहू और पूजा कुमारी। आप लोग भी इसमें अपना नाम दर्ज करा सकते हो। सिंपली सबसे पहले आपको आंसर करना है। आज आपको क्या बताना है? पालघाट दर्रा किस राज्य में स्थित है? दर्रे भारत में कहाँ कहाँ पर हैं, कौन कौन से आपको याद हैं? कमेंट कीजिएगा जरूर। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए और नहीं पता है तो बाकी लोगों की कमेंट जा करके पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा। बहुत ज़्यादा अच्छे से डिटेल में लिखते हैं लोग, तो आप लोग ज़रूर पढ़ा करो जो लोग नहीं लिखते। और जो लोग लिखना चाहते हो, मतलब जो जिनको आता है आंसर पता है, वो लोग ज़रूर कोशिश किया करो डिटेल में लिखने की। चलिए फिलहाल इतना ही रखते हैं वीडियो में दोस्तों। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले दिन की वीडियो में और भी शानदार करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।